नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय बाल विकास पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए, और बाल विकास की 6वीं क्लास आप लोगों की है। कल हम लोग देखे अधिगम सीखे थे। अधिगम से क्या क्या प्रश्न बनते उसको किए थे। आज हम लोग देखें अधिगम वक्र पढ़ेंगे। अधिगम वक्र क्या है तो होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। अधिगम वक्र ये चीज़ होता है जैसे कि अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसको किसी तरह हम ग्राफ के माध्यम से दर्शा दिया जाए। ठीक है, ग्राफ पर बताने को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो अभ्यास के फलस्वरूप सीखने की जितनी भी मात्रा हम लोग सीखेंगे और उसकी उन्नति या अवनति, सीखने में हमारे में कितनी उन्नति हो रही है कितनी अवनति हो रही है, तो उसको हम ग्राफ के माध्यम को से दर्शा देंगे। तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। चाहे साइकिल चलाना हो उसको दर्शा दिया जाए, चाहे मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसको दर्शा दिया जाए, चाहे आप पढ़ाई में आपका रिजल्ट आ रहा है उसको ग्राफ के थ्रू दर्शा दीजिए। तो ये क्या है, किसी भी अपने जो हमने सीखा उसके परिणाम को समय के साथ, अभ्यास के साथ, और सीखने की कितनी हमारी प्रवृत्ति है या हमारी सीखने की कितनी उत्सुकता बढ़ी है या कम हुई है, उसको दर्शा देना ग्राफ के माध्यम से। तो ही क्या हो जाता है, आपका अधिगम वक्र होता है। तो इसकी परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अभ्यास के फलस्वरूप सीखने की मात्रा में उन्नति या अवनति अवनति यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अवनति को दर्शाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। तो एक तो परिभाषा आपकी ये हो जाती है, और दूसरी परिभाषा हम लोग अगर देखते हैं तो सीखने को, जो अभी हम लोग आपको समझाए हैं, सीखने को ग्राफ पर प्रदर्शित करना ही क्या है, अधिगम वक्र है। तो इसको भी आप लोग नोट करते हैं। सीखने को ग्राफ या कागज ग्राफ या कागज पर प्रदर्शित करना ही अधिगम है। अधिगम वक्र है। तो ये तो हमको परिभाषा इसकी समझ में आ गई। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि अधिगम वक्र को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था। इस ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करके यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा, अधिगम वक्र को सबसे पहले परिभाषित किया। तो किन्होंने किया था, तो आप लोग इसका नाम नोट कर लीजिएगा। ये पूछता आपको, हरमन एबिंगहास ने। तो किसने किया था, तो हरमन एबिंगहास ने महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या होगा, अधिगम की परिभाषा आपकी हो गई, और अधिगम को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो हरमन एबिंगहास ने किया था। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं अब। तो अधिगम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, इसके प्रकार यहीं से आपका मतलब कि वक्र की शुरुआत होती है। तो नोट कर लीजिएगा पॉइंट 1,
अधिगम, वैसे तो 3 प्रकार से होता है लेकिन एक उसमें जोड़ दिया जाता है रैखिक का, तो हम चारों लिखा दे रहे हैं। अधिगम मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला आप लोग देख लीजिएगा, पहला क्या हो जाएगा, रैखिक वक्र। जिसको लाइनर कर्व कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, उन्नतोदर वक्र। यहां से आपके प्रश्न बनते, एक प्रश्न आपका यहां से बन जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कर्व, तीसरा आपका हम लोग देखेंगे नतोदर वक्र, कॉनकेव कर्व। चौथा हम लोग देखेंगे मिश्रित वक्र। तो मिस करो, अगर पूछ लिया जाए तो अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, तो अगर ऑप्शन में आपका 3 है तो आप 3 ही लगाइएगा, क्योंकि रैखिक को उसकी मान्यता नहीं दी जाती। जो रैखिक वक्र है इसकी मान्यता नहीं दी जाती। वैसे 3 महत्वपूर्ण है, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो आइए इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, रैखिक वक्र लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, रैखिक वक्र। तो रैखिक वक्र में अगर देखा जाए तो इसमें यह कहा जाता है रैखिक वक्र कि समय के साथ साथ आप जितना सीखेंगे, क्या कह रहा है कि समय के साथ आप जितना सीखेंगे उतना ही आपका क्या होगा, अधिगम होगा। जितना आप समय के साथ सीखेंगे अधिगम उतना ही होगा, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसको ग्राफ में अगर हम आपको दिखा देते हैं, तो ग्राफ में अगर देखा जाए तो ग्राफ में अगर हम देखते हो तो क्या हो गया, या तो इसको कर लेंगे क्या, अभ्यास या समय। नीचे क्या प्रदर्शित करेंगे, अभ्यास समय, उधर क्या हो जाएगा, सीखना। तो ये क्या कहता है कि समय के साथ जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका मतलब कि क्या होगा, आप सीखेंगे। तो यानी कि आप मान लीजिए कि ये हो गया, एक दिन में इतना पढ़े तो आप उतना ही सीखेंगे, 2 दिन में जितना पढ़ेंगे आप उतना ही सीखेंगे। यानी कि सेम बराबर चल रहा है, जितना आपका समय दे रहे हैं उतना ही आपको सीख मिल रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, रैखिक वक्र। इसी को क्या कहते हैं, रैखिक वक्र, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आ जाती है कि समय के साथ जितना आप सीखेंगे, क्या कहेंगे, समय के साथ सीखना एक ही गति से हो रहा है, ठीक है, बदल नहीं रही गति, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना आप समय दे रहे हैं उतना आप सीख रहे हैं। तो इसको क्या, इसका क्या हो जाएगी परिभाषा, समय के साथ सीखना
एक ही गति से चलता है। तो ये संभव है, आप लोग सोचिए, संभव है समय के साथ अब सीखने सीखने की कोई गति होती है? सीखने की गति एक समान तो हो ही नहीं सकती है। कभी कम सीखेंगे, कभी ज़्यादा सीखेंगे, इस तरह कभी हम रोज बराबर ही सीख रहे हैं। सीखने की गति क्या होती है? आज ज़्यादा सीखें, कल कम सीख लेंगे, परसों उससे भी कम सीख लेंगे, नरसों उससे ज़्यादा सीख लेंगे। लेकिन ये कहिए कि आज 100% सीखे, कल भी 100% सीखेंगे, परसों भी 100% सीखेंगे, तो ये संभव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि जितना आपका अभ्यास है, जितना अभ्यास, तो उतना ही क्या हो जाएगा? अधिगम। समझ में आया? तो इस रैखिक वक्र का क्या मतलब कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे? सीखेंगे। तो इसका अगर एक और दूसरा नाम इसका पूछ लेता है, इसी का एक और नाम हो जाता है समान निष्पादन वक्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? समान निष्पादन वक्र। ये पहला आपका होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, ग्राफ के साथ इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपका वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आप अगर पूछ देगा तो रैखिक वक्र में क्या कंडीशन बनती है, तो उसमें आप लोग सीधा कहेंगे कि जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक है, अभ्यास बराबर क्या हो जाएगा? अधिगम। इसमें एक ही चीज करना, अभ्यास बराबर अधिगम, इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाता है? दूसरा उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में अगर देखेंगे तो इसमें कहता है कि समय के साथ प्रारंभ में तो मतलब कि सीखने की गति क्या आपकी हो जाएगी? तेज रहेगी, लेकिन एक समय के बाद क्या होती है? शिथिल पड़ जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। सीखने की गति प्रारंभ में तो तेज रहेगी, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर सीखने की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अभ्यास कहिए या समय कहिए, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अधिगम, सीखना या अधिगम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स में क्या होगा, उन्नतोदर में क्या होता है? क्या कह रहा है कि सब प्रारंभ में तो सीखने की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। आप लोग बना लीजिएगा इसको। उसके बाद क्या होती है? शिथिल पड़ने लगती है। तो प्रारंभ में क्या हो रहा है? ये तेज आपकी हो रही है। देखिए ग्राफ के माध्यम देखिए, बढ़ रहा कि नहीं? अभ्यास बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो उसके बाद सीखने की गति भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। देखिए एक समय के बाद अब क्या हो जा रहा है? धीमा पड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं कि समय के साथ सीखने की गति धीमी हो जाती है या शिथिल हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्त कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे क्या? समय के साथ सीखने की गति धीमी या शिथिल हो जाती है। तो जैसे नहीं होता कि प्रारंभ में बालक तो बहुत तेजी से सीखता है, लेकिन एक समय आने के बाद 10 साल, 15 साल, 17 साल के बाद उसके सीखने की गति क्या हो जाती है? बच्चे के अंदर धीमी हो जानी। यानी कि यही कह रहा है कि ये उन्नतोदर वक्र यही प्रदर्शित करता है। अगर इसका दूसरा नाम भी है, अगर दूसरा नाम इसमें कोई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को घटनशील वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? घटनशील वक्र कहेंगे।
या नकारात्मक वक्र। इसी को नकारात्मक वक्र भी आप कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो जाता है, तीसरा हम लोग देखते हैं नतोदर वक्र। आइए, तीसरा क्या हम लोगों का है, नतोदर वक्र। कॉनकेव वक्र, इसको क्या, इसको पॉजिटिव वक्र कहा जाता है, ठीक है। इसको सकारात्मक वक्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि समय के साथ, समय या अभ्यास के साथ क्या है, सीखना तेजी से बढ़ता जाता है। यानी कि ये क्या होता है, इसमें सीखना बच्चे का क्या होता है, समय के साथ या जितना अभ्यास करेगा तो ये पॉजिटिव वे में ग्राफ ऊपर जाता है। यानी कि ये इसका कर्व जैसे भी बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हमेशा धनात्मक कर्व बनेगा, ठीक है। शुरू में इसकी गति तो मंद रहती है, लेकिन बाद में इसकी गति बढ़ते बढ़ते बढ़ती ही चली जाती है। ताइए इसको भी हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो क्या हो गया, समय या अभ्यास, और एक क्या हो गया, अधिगम या सीखना। तो इसका कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बनते हुए आपका चला जाएगा। यानी प्रारंभ में देखिए यहाँ पर कर्व के माध्यम से कम है, समय बढ़ता जाता है, अधिगम बढ़ रहा है, समय और बढ़ा, अधिगम और ज़्यादा हो गया, समय और बढ़ रहा है, अधिगम और बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, नतोदर वक्र। तो इसको अगर परिभाषित किया जाए तो क्या इसमें हम लोग पाएंगे, तो अभ्यास के साथ सीखने या अधिगम की गति तेज हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं, ठीक है। इसी का अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए इसी का, तो धनात्मक या पॉजिटिव वक्र। क्या कहते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव वक्र। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका, अगर आप लोग मैसेज करिए, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ भी बना के आप लोगों के पास उपलब्ध करा दिया जाएगा एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले। जून के लास्ट तक अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ किस माध्यम से दिया जाए वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसी को एक और क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा हुआ है नीचे से ऊपर की ओर ग्राफ कौन सा मतलब कि वक्र होता है, अब आपको समझ गया होगा, नीचे से ऊपर की ओर कौन सा वक्र होता है। तो कौन सा वक्र होता है आप लोग बता देंगे, नतोदर वक्र होता है, ठीक है। या कॉनकेव, अंग्रेजी में भी नाम दे देता कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये जब हमको अंग्रेजी का भी इसका नाम याद रखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, मिश्रित वक्र। मिक्स्ड कर्व, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है,
इसमें यह कहा जाता है कि समय के साथ, आपका समय के साथ क्या हो जाएगा, अधिगम बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सीखने की जो हमारी गति है, ये समय हो गया, ये आपका क्या हो गया, सीखना या अधिगम। इसमें कहा जाता है कि सीखने, समय के साथ सीखने की जो गति है कभी तेज होगी कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी कभी धीमी होगी। इसी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड वक्र। इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए, दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए, नतोदर एवं उन्नतोदर वक्र। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सीखने की गति आप देखेंगे इसमें, इस वक्र में, तो सीखने की गति कभी धीमी तो कभी तेज होगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मेन थीम इसका यही है। देखिए यहां पर क्या होगा, सीखने की गति क्या है, बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर यहां से यहां तक बढ़ गई, यहां तक एक पॉइंट तक, फिर यहां से आपका कम हो रहा है, फिर यहां तक है सबसे कम हो गई, फिर यहां से फिर क्या बढ़ना शुरू की, यहां इस पॉइंट तक जाती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ रही है। तो यानी कि मिश्रित वक्र में यही होगा कि सीखने की आपकी जो गति है बढ़ेगी धीमी होगी, बढ़ेगी धीमी होगी, और यह प्रक्रिया ऐसी आपकी चलती रहेगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपका प्रश्न बनता है क्या, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। अधिगम के पठार को अगर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि मतलब पठार का मतलब क्या होता है कि जमा हुआ, यानी कि वो कौन सी स्थिति आती है जब बच्चे में अधिगम रुक जाता है, यानी कि वहां से आपका अधिगम बढ़ेगा नहीं, एक समय के बाद अधिगम एक समान हो जाता है, एक समानांतर चल, समय और अधिगम दोनों समानांतर चलने लगते हैं। तो इसी का कैसी प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए ये जो वक्र आपका है ये अधिगम हो गया, इस समय हो गया। तब देखिए यहां पॉइंट से आपका अधिगम शुरू होता है और समय आपका बढ़ता हुआ जाता है, आ रहा है, फिर क्या हुआ, समय के साथ अधिगम बढ़ रहा है, फिर क्या एक कंडीशन आती है कि अधिगम अब न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। ठीक है, अधिगम क्या चल रहा है, समान रूप से चल रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, अधिगम पठार। यानी कि ये क्या हो जाता है, यहां पर एक इस कंडीशन पे आके क्या हमारा हो जाता है, अधिगम पठार। तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, जहां पर सीखने में न तो वृद्धि हो रही है, जिस पॉइंट पर न तो सीखने में वृद्धि हो रही है और न ही कमी हो रही है, तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, जहां पर सीखने में न तो वृद्धि हो रही है और न ही कमी हो रही, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आया? नोट्स बना लीजिए यहाँ तक। और नेक्स्ट पॉइंट एक दो पॉइंट और इसमें है तो इस चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर इसमें दूसरी वीडियो न बनानी पड़े। आइए इसमें देखने, सीखने के पठार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अधिगम का जो पठार है, अधिगम पठार के कारण, तब नोट करते हुए चलिए आप लोग पॉइंट में इसको। पहला क्या हो जाएगा? थकान। कि व्यक्ति है या बच्चा है, थकान के कारण भी सीखना उसका बंद हो जाता है। थकान पहला पठार का कारण में क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगा उसका। दूसरा, अभिप्रेरणा की कमी, यानी कि उसके अंदर मोटिवेशन की कमी, कोई उसको मोटिवेट करने वाला नहीं है, उसको कोई अभिप्रेरणा देने वाला नहीं है, तो उसकी कमी के कारण भी उसका अधिगम का पठार हो जाता है। तीसरा क्या है? रुचि का अभाव। ठीक। चौथा क्या हो जाता है? जो शिक्षण विधि आपको दी जा रही है, शिक्षण विधि में कमी। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या हो जाते हैं? अधिगम के पठार के कारण है। यहां से आपका मतलब कि अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे। तो ये चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग करके इसको समाप्त करेंगे। हेडिंग डालिएगा, अधिगम का स्थानांतरण। क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण में देखेंगे प्रकार, तो यहाँ पर 3 प्रकार हम लोग देखेंगे, इसके स्थानांतरण का 3 प्रकार देखेंगे। ठीक है, 3 प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहला अगर देखा जाए तो धनात्मक स्थानांतरण। पहला आपका क्या है? धनात्मक कहना है कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्थिति क्या देखेंगे कि एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है, जब हमारे पास जो ज्ञान है तो उसको आगे वाली परिस्थितियों में उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये धनात्मक आपका स्थानांतरण होगा। मतलब कि अधिगम का क्या होता है? धनात्मक स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर देखिए आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में व्हाट्सअप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो आप दोनों हाथ से चैटिंग करते हैं, कभी कभी एक हाथ से करते हैं। तो आपकी चैटिंग का क्या होगा? ज्ञान तो आपका हो गया, मोबाइल में चैटिंग का ज्ञान आपका हो गया। तो अगर मोबाइल चैटिंग का ज्ञान आपके पास है, तो अगर आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए कहा जाएगा तो पूर्व ज्ञान आपका मोबाइल वाला काम करेगा, तो आप अच्छी तरह क्या होगा? कंप्यूटर पर भी आप टाइपिंग कर लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण। तो इसका नोट करेंगे या तो आप लोग लिख लेंगे? बोल देते हैं, लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो लिखवा देते हैं। लिख ही लीजिए आप लोग। जब एक स्थिति में अर्जित किया ज्ञान आगे की स्थितियों में काम आए, तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देंगे? एग्जाम्पल में आप लोग ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। अब बता देते हैं, पूछता नहीं है लेकिन समझने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि जिनकी व्हाट्सएप पर टाइपिंग अच्छी होती है वो कंप्यूटर पर भी अच्छी टाइपिंग कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे?
नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण कैसे होता है? तो जब अगर हम लोग देखें पहला सीखा हुआ ज्ञान यानी कि पूर्व का ज्ञान हमारे नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर पूर्व का ज्ञान हमारे नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। अगर पूर्व का ज्ञान, अगर देखिए आपको साइकिल चलानी आ रही है, आप साइकिल पैर से चला रहे थे, लेकिन आपको बाइक दी जाती है तो आपकी आदत पैर से चलाने की बनी हुई है और वो बाइक आपको चलाने के लिए नहीं वो काम कर रहा है। आप बाइक चलाने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उसको लेके गिर जा रहे हैं, तो यानी कि आपका क्या हो जा रहा है? यानी तो आपके कैसा स्थानांतरण? नकारात्मक स्थानांतरण हो जा रहा है। ठीक है। या तो कोई आप सिद्धांत पढ़े हुए हैं और अगला नया सिद्धांत पढ़ने उसमें आप में मतभेद हो जाता है, तो भी क्या स्थानांतरण कैसा हो रहा है? नकारात्मक स्थानांतरण आपका हो रहा है। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जब पहला सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हूं, तो इसी को क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है। और नकारात्मक स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार। भाई पूछ लेगा, कभी पूछ ले तो नकारात्मक का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। ठीक है। तो आप उसको कर लेंगे। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला इसमें क्या हो जाएगा? पश्च बाधा। दूसरा पे क्या होता है? प्रति अनुरोध। ठीक है। प्रति अनुरोध का मतलब आप समझ, पश्च बाधा का मतलब क्या हो जाएगा? पश्च बाधा मतलब कि पहले सीखा हुआ जो ज्ञान है, या पहले कोई आपको सिद्धांत पता है, या पहले कोई ऐसी बात आपको पता है जो नए ज्ञान को सीखने में दिक्कत कर रही है, या आपका जो पहले का सिद्धांत आप पढ़े हुए हैं, अब दूसरा सिद्धांत पढ़ने हो तो उसमें सामंजस्य नहीं बन रहा है, वो दोनों आपको मतलब कि नकारात्मक भाव पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है कि पश्च बाधा नकारात्मक। और प्रति अनुरोध क्या हो जाता है? अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ें, सीधा सीधा आप समझिए, प्रति अनुरोध का मतलब क्या है? अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो आपको वहाँ कठिनाई प्राप्त हो रही है, इसी को क्या कहते हैं? आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, कि पढ़े हुए हैं हिंदी मीडियम से, फिर आपका एडमिशन हो जाता है अंग्रेजी मीडियम, आप वहाँ पर जाकर सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं, आपको वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। तो कैसा स्थानांतरण हमारा है? तो नकारात्मक स्थानांतरण है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है? शून्य स्थानांतरण। ठीक है। तीसरा क्या है? शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है? अगर देखिए, अगर आपको हिंदी का ज्ञान है, अगर आपके पास हिंदी का ज्ञान अच्छा है, तो इससे तो ये नहीं सिद्ध होता है कि आप मतलब कि अच्छे अंग्रेजी के टीचर बन जाएंगे। तो स्थानांतरण कैसा हो रहा है? हमारा शून्य हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो आप अच्छे प्लेयर जाके बन जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का जानना, इंग्लिश का ज्ञान होना और प्लेयर होना दोनों अलग अलग चीज है। तो स्थानांतरण कैसा हो रहा है? दोनों का, अधिगम का और प्लेयर का, तो शून्य हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं? मतलब कि शून्य स्थानांतरण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका अधिगम थ्योरी से और अधिगम वक्र से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 प्रश्न आपको बनेंगे। और आप इसको पढ़ लिए हैं, बढ़िया से थोड़ा सा समझ लिए हैं कि कब नतोदर होगा, कब उन्नतोदर होगा, कब रैखिक होगा, कब मिश्रित होगा। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं।
ऐसे एग्ज़ाम को पास करेंगे आप लोग। नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बना के उसको 1-2 बार रिवीजन करते रहिएगा हफ्ते में। तो चलिए आज बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।